Hello everyone, myself is Ravi Jha. I am a defense counsel in Allahabad High Court and आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज आपके सामने मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, और अगर हम उसके बारे में चर्चा करें तो उस टॉपिक के अंदर आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको सामान्यतः हम एग्जीक्यूटिव हेड भी कहते हैं या भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। अगर हम भारतीय संविधान के प्रावधान को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जो भारत के राष्ट्रपति का जो जिक्र किया गया है दैट इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 52 से लेकर 62 के अंदर गवर्न करता है और ये भारतीय संविधान के भाग 5 का हिस्सा है। अब सबसे पहले जैसा कि आपके सामने मैंने वर्ड यूज़ किया है या शब्द का प्रयोग किया है, एंड दैट शब्द इज़ कॉल्ड यूनियन एग्जीक्यूटिव, अर्थात अब हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर यूनियन एग्जीक्यूटिव है क्या, इनमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और आखिर ऐसी क्या वजह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कहा जाता है, इवन दो दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को थोड़ा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कुल मिलाकर सिर्फ 5 लोगों की ही गिनती होती है। उनमें से सबसे पहले आते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2 पर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 3 पर होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नंबर 4 पर होते हैं काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर और नंबर 5 पर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया। तो अगर कभी भी आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे डिजिग्नेशन हैं या वो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जैसा कि आज हम सब यहाँ पर यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट को पढ़ने के लिए बैठे हैं, इवन दो कि जो प्रेसिडेंट्स का जो ये प्रोविज़न है ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल प्रोविज़न है, ये एक लेक्चर में आपका कवरअप होने वाला नहीं है। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें तो आपके सामने सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं चर्चा करूँगा हु इज़ द प्रेसिडेंट एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ चूजिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात प्रेसिडेंट कौन होता है और भारत के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड द कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस। उसके बाद प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है, उसके पावर्स क्या होते हैं, उसकी इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं और प्रेसिडेंट की वैकेंसीज कब राइज होती हैं, यानी कि वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं कि जब हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इवन दो ये प्रैक्टिकली बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलता है, फिर भी हमें इसके बारे में चर्चा करनी ज़रूर होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस पावर्स अलॉन्ग विद द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बार वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हमारे पास जो पार्ट है, जो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन अगर हम इसकी डिटेल जानकारी लें तो उन सारे प्रोविज़न जिसका हमने आपके सामने जिक्र किया है उन सभी को हमें विस्तार पूर्वक पढ़ने की ज़रूरत होगी। अब अगर हम आज अपना फोकस सिर्फ इस बात पे रखते हैं कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति सामान्यतः होता कौन है, उसका पद क्या कहलाता है और उसके चुनने की प्रक्रिया क्या है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पर स्टेट को लेके आप राज्य की तुलना मत कीजिएगा, यानी कि स्टेट को आप राज्य समझने की गलती मत कीजिएगा। स्टेट का मतलब है अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्टेट दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत।
दूसरी बात, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज़ कॉल्ड, वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ही इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड दी सॉलिडेरिटी, यानी कि वो एक प्रकार का प्रतीक कहलाता है, और प्रतीक किस सेंस में? यूनिटी अर्थात एकता के रूप में। दूसरी बात, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है समग्रता, ये सभी को अपने अंदर समाहित कर लेना। और तीसरी बात यहाँ पर जो लिखी गई है, दैट इज कॉल्ड सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता, दैट इज कॉल्ड यूनिटी इवन दो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, ही इज जनरली द हेड ऑफ द स्टेट, he is the first citizen of India. Apart from that, he is also a symbol of unity, integrity and the solidarity, यानी कि जब कभी भी भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किया जाता है, या जब कभी भी भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किया जाएगा, तो हमारे दिमाग में तीन चीज़ें क्लिक करनी चाहिए। फर्स्ट इज कॉल्ड यूनिटी, सेकंड इज कॉल्ड इंटीग्रिटी एंड थर्ड वन इज कॉल्ड सॉलिडेरिटी। और ये हमारे देश की विशेषता है, इसको आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव अल्टरनेटिव ऑप्शन। अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव का जिक्र आता है तो उनमें किन 5 लोगों का जिक्र किया है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अब यहां पर सवाल ये आता है कि हाउ एनी पर्सन इज गोइंग टू बी इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आखिर वो प्रक्रिया क्या है कि जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, या कैसे एक व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव कैसे होता है, वो तो बात की बात है। सबसे पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इस चुनाव के अंदर कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस पार्टिसिपेशन को समझने से पहले आपको सबसे पहले 2 शब्दों के बीच अंतर पता होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो 2 शब्द हैं। एक शब्द आपका कहलाएगा इलेक्टेड और दूसरा शब्द आपका कहलाएगा नॉमिनेटेड। जब कभी भी आपके सामने इलेक्टेड वर्ड यूज हो, इलेक्टेड वर्ड का प्रयोग हो, तो आप समझ लीजिएगा कि वो चुनकर आए हैं, वो एक प्रक्रिया के तहत इलेक्ट होकर आए हैं। और जब कभी भी आपके पास नॉमिनेटेड वर्ड का यूज हो, तो आप समझ जाइएगा कि बाय वे ऑफ ऑनरेरी, बाय वे ऑफ मर्सी और ऑन द बेसिस ऑफ their special knowledge in the field of either art, literature, science, social services and all, उनको बस nominate किया गया है। and this is the vast difference between the concept of elected as well as the nominated, because नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बस उनके कुछ टर्म्स, उनके कुछ कंडीशंस, उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। अगर कोई व्यक्ति उन सारी चीज़ों को फुलफिल करता है तो ये माना जाता है कि उसके नॉमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्टेड की, तो इलेक्टेड का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति पूरी की पूरी एक फाइट को लड़कर आया है, पूरे के पूरे एक प्रोसेस को कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचा है, यानी कि दैट पर्सन इज इलेक्टेड, दैट पर्सन इज नाउ इज रिप्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल्स। क्यों? क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसको कि आप सभी ने चुनकर भेजा है, ना कि आपने नामित कर भेजा है। और नामित के लिए वर्ड यूज होता है जनरली नॉमिनेटेड। लेकिन जहाँ कहीं भी सिलेक्शन होता है, जहाँ कहीं भी चुनाव होता है, जहाँ कहीं भी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, दैट इंटायर प्रोसेस इज डीम्ड टू बी कॉल्ड एज अ इलेक्टेड प्रोसेस। अब राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, उसके चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, इन चीज़ों के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वो कौन कौन से लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी जानना होगा कि वही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वो कौन कौन से लोग हैं जिनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार भारत के संविधान ने बिल्कुल भी नहीं दिया है। दैट मीन्स वन साइड वी विल हैव टू स्टडी कि what kind of person they have a power to cast their vote into the election of the President of India. On the other hand, we will also have to discuss who is not entitled to cast their vote into the election of President of India. अब यहाँ पर
जैसा कि एक हेडिंग का जिक्र मैंने किया है कि आखिर वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है, या आप ये कह सकते हैं कि दे कैन पार्टिसिपेट इन टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में बिठा कर रख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को ही राइट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। नॉमिनेटेड मेंबर, they don't have any kind of right by any kind of way to cast their vote into the election of honorable president of India। अब यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले मैं बात करूँगा only the elected member of both the houses of the parliament, only they have a right to cast their vote into the election of president of India। अर्थात भारतीय संसद के वैसे तो 3 हिस्से कहलाते हैं, राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज कॉल्ड लोकसभा और राज्यसभा। इवन दो द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जैसा कि लोकसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपने वोट को कास्ट कर सके, उसी तरह राज्यसभा के अंदर जिन 12 लोगों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनटू द राज्यसभा, उनको भी अधिकार नहीं है कि वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट कास्ट कर पाएं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूसरी बात, ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली आपको सामान्य रूप से हर राज्य के अंदर विधान सभा के रूप में देखने को मिलती है। इवन दो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर विधान परिषद का भी गठन है, दैट इज कॉल्ड, हमको जनरली क्या बोलते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेशन। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ एमएलए के नज़रिए से, जनरली हम उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हम यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा। तो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मात्र उन्हीं को अधिकार है कि वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर उसी लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड के अलावा कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं तो माफ़ कीजिएगा, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ राइट टू कास्ट देयर वोट इनटू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, सन 1992 में संविधान के अंदर एक 70वां संशोधन हुआ था, जिसके तहत यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनको भी अधिकार दिया गया कि नाउ दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इनटू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये अमेंडमेंट जनरली कई बार पूछ लिया जाता है, ये 70 यानी 70th अमेंडमेंट था जो कब हुआ था, 1992 में, 1992 में। इसके बाद यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता था, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मैं आपके सामने बार बार शब्द यूज़ कर रहा हूं इलेक्टेड, तो आप इसको अपने मन में बैठा लीजिएगा। हियर वी आर नॉट टॉकिंग द टर्म ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो यहाँ पर 2 चीज़ें तो आपने पता कर लिया होगा कि पूरे के पूरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स, यानी कि हर वो राज्य जहां पर विधानसभा का गठन है, वहां पर जनता के प्रतिनिधि वोटिंग के जरिए चुनकर आते हैं, जिनको हम विधायक साहब या विधायक जी बोलते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल देम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उनको भी अधिकार है कि वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, 1992 के अंदर संविधान के अंदर जो 70वां संशोधन हुआ था, उसके तहत यूनियन टेरिटरी
दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलए को भी अधिकार दिया गया कि नाउ दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन टू द इलेक्शन ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो बात हमने ये समझी कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। अब हमें ये भी जानना होगा कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इवन दो वो एमपीज़ हैं, इवन दो वो एमएलए हैं, इवन दो वो एमएलसी हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट दे कैन नॉट कास्ट देयर वोट इनटू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले यहाँ पर नॉमिनेटेड वर्ड पे आप गौर करिएगा। हर वो व्यक्ति, हर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर वो विधायक जो कि नॉमिनेटेड है, उसके पास ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपने वोट को कास्ट कर सके। तो यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ दी हाउसेस, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ राइट टू कास्ट देयर वोट इनटू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बात, अगर हम राज्य के अंदर विधानसभा को लेकर बात करें तो वहां पर एमएलए, और कौन से एमएलए, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, सिर्फ और सिर्फ जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं उनको भी अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट कास्ट कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट एमएलसी, दैट इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी कि जो जिन राज्यों में विधानसभा के अलावा विधान परिषद का भी गठन हुआ है, वहां के जितने भी एमएलसी हैं, कोई भी एमएलसी, they don't have any kind of right to cast their vote into the election of the honorable president of India। यानी कि जहां कहीं भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का जिक्र आएगा, आप समझ लीजिएगा कि इनको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, संविधान के 17वें संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, वहां पर हमने दिल्ली और पुडुचेरी को ये तो अधिकार दे दिया कि आपके जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं, जिनको कि नामित किया गया है, उनके पास अभी भी ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपने वोट को कास्ट कर सकें। तो इन चीज़ों का जिक्र मैंने आपके सामने इसलिए किया है क्योंकि जब कभी भी इंडियन पॉलिटी का जिक्र होगा, भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो जनरली वहाँ पर पूछा जाता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं, प्रेसिडेंट संविधान के किस पार्ट में है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पर गौर करिएगा, वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। शायद यही वजह है कि 52 से शुरू करके मैंने इसको ठीक 62 पे लाके रोक दिया, बिकॉज 62 ऑनवर्ड्स जो प्रोविज़न है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस को डील करते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं, भारत के राष्ट्रपति सिंबियोलिक रूप में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसके अलावा वो कौन कौन से लोग हैं कि वो पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि हमने आपसे ये कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्टिसिपेट करेंगे, यूटी, दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे आइदर ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधानसभा, दैट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक इलेक्टेड मेंबर्स होना चाहिए, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भारत की एकता का प्रतीक है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी, वो भारत की समग्रता का प्रतीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रिटी, वो भारत की एकजुटता का प्रतीक है, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिडेरिटी। तो जब हम इन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाकई में ये है, भारत का राष्ट्रपति वास्तव में ये है, तो हमें राज्यों के कंट्रीब्यूशन को भी शो करना होगा। हमको ये भी दिखाना होगा कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इवन दो एक जनरल सेंस में हम नॉर्मली ऐसा समझते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है केंद्र की,
उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा प्रिविलेज होती है, या इन टर्म्स ऑफ पावर आप कह लीजिए कि एक तरह से गेंद सामान्यतः उसके पाले में होती है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने में उसका जो एक रोल होता है, बहुत ही क्रूशियल रोल वो प्ले करता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि राज्यों को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलेगा? क्या इसका मतलब ये है कि जिन राज्यों में केंद्र के अंदर सत्ता के ऊपर बैठी सरकार नहीं है राज्य के अंदर, क्या उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि दे कैन पार्टिसिपेट इनटू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बिल्कुल है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको वैल्यू समझनी होगी, आपको कीमत समझनी होगी कि एक एमएलए के वोट की कीमत कितनी होती है, और आपको ये भी समझना होगा कि एक एमपी के वोट की कीमत कितनी होती है। यहाँ पर मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इनकी कीमत से डिसाइड होगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन चुना जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि बीइंग एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, बिकॉज जनरली हम ही लोग होते हैं जो अपने एमएलए को चुनते हैं, हम ही लोग होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। तो देखा जाए, चाहे वो राज्य की विधानसभा हो या देश की संसद हो, कहीं ना कहीं वो हमें और आपको ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो और वी शुड कैलकुलेट a value of either MLA that is called member of legislative assembly or MP that is called member of parliament। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है, अर्थात हर एक चीज़ की कीमत होती है। आपका कहा जाता है ना कि जब आप वोट कास्ट करते हो तो आपका एक एक वोट कीमती होता है। जब कभी भी लोकसभा में एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं कि मात्र एक वोट की वजह से जो गवर्नमेंट का जो प्रपोजल होता है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो पारित हो गया। तो यहाँ पर यू शुड नो, आपको ये समझना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे चुना जाता है वो तो एक अलग बात है, उसके चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करते हैं ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंबल क्या क्या है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। अब यहाँ पर हमें कीमत पता करने की ज़रूरत है कि वो एक वोट की कीमत क्या होती है एक एमएलए की। तो जब कभी भी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुनाव से पहले एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के तहत हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक राज्य के एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है। हम उसी प्रक्रिया के तहत ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक देश के सांसद की वोट की वैल्यू क्या होती है, और उसके बाद हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है या वो कैसे संपादित की जाती है। अगर मैं आपके सामने ये कहूँ कि अगर हमें एक एमएलए के वोट की वैल्यू को पता करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस राज्य की जो टोटल जनसंख्या है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, अगर हमें एक एमएलए दैट इज कॉल्ड विधायक जी, दैट इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर हमें एक एमएलए के वोट की वैल्यू पता करनी है तो हमें सबसे पहले उस राज्य की जनसंख्या का पता होना चाहिए। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि जनसंख्या एग्जैक्ट हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि हर दिन सैकड़ों गुजर भी जाते हैं और सैकड़ों लोगों का जन्म भी हो सकता है, क्या पता ये सैकड़ों हज़ारों में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए या इन सारी चीज़ों को हटाते हुए एक चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया है, और वो चीज़ आपकी कहलाती है पॉपुलेशन सेंसस, अर्थात जनसंख्या जनगणना। अब इस जनगणना के हिसाब से एक 1971 को हम एक आधार मानते हैं कि 1971 के दौरान इस पर्टिकुलर राज्य की जो जनसंख्या थी उसका जिक्र हम यहाँ पर कर देते हैं। अब उस राज्य के अंदर जो विधानसभा गठित की गई है और उस विधानसभा के अंदर जो टोटल इलेक्टेड एमएलएस की सीट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप कृपया करके नॉमिनेटेड का जिक्र बिल्कुल भी मत कीजिएगा या टोटल ओवरऑल एमएलए का जिक्र बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि किसी विधानसभा में टोटल एमएलए की संख्या 400 हो और उसमें नॉमिनेटेड
जो मेंबर्स हैं वो 5 हों, तो अगर एक्चुअल एमएलए की संख्या देखी जाएगी तो वो तो हम 395 पे कैलकुलेट करेंगे, ना कि 400 पर कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको एक एमएलए की वोट की वैल्यू पता करनी है तो सबसे पहले आपको 1971 के दौरान उस राज्य की जनगणना के हिसाब से उस राज्य की जनसंख्या क्या थी, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके नीचे बटे का साइन आपको लगाना होगा, ऐसे डिवाइड का। उसके नीचे यू हैव टू मेंशन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, यानी कि उस विधानसभा के अंदर जितने चुने हुए एमएलए की संख्या है उसका जिक्र आपको करना होगा, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को करने के बाद जो कुछ भी संख्या आपके सामने निकल कर आएगी वो संख्या होगी एक एमएलए की, यानी कि एक सिंगल। ये चीज़ें आपको आई होप क्लियर आ चुकी होंगी कि अगर आपको एक एमएलए के वोट की वैल्यू पता करनी है तो सबसे पहले 1971 की जो पॉपुलेशन सेंसस थी उसके हिसाब से आप देखिए कि उस राज्य की जनसंख्या क्या है, उसका जिक्र आप सबसे पहले ऊपर करेंगे। उसके बाद बटे का आप एक साइन लगाइए, उसके नीचे फिर आपको इस बात का जिक्र करना होगा कि उस राज्य के विधानसभा के अंदर टोटल कितनी ऐसी सीटें हैं जो कि इलेक्टेड एमएलए के लिए रखी गई हैं। यहाँ पर मैं नॉमिनेटेड एमएलए की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आप उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो भी वैल्यू आपके सामने निकल कर आएगी उस वैल्यू को आप ये मानेंगे कि वो एक एमएलए के वोट की कीमत है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपने वोट को कास्ट करेगा। उसी तरीके से अगर हम एक एमपी की बात करें, चाहे वो एमपी आपका लोकसभा का हो और चाहे वो राज्यसभा का हो, लेकिन दैट एमपी मस्ट नॉट फॉल विद इन द पर्व्यू ऑफ नॉमिनेटेड। That MP must be an elected member of the parliament of both the houses, यानी कि वो एक नामित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, वो एक चुना हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। अब उनके चुनाव के अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, फिलहाल उस पर हमें चर्चा करने की कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं है। अगर हम एक एमपी के वोट की वैल्यू को पता करें तो एक एमपी के वोट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको देखना होगा कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स एंड एमएलए ऑफ ऑल दी स्टेट्स, यानी कि हर राज्य के अंदर विधानसभा होगी, उस विधानसभा के अंदर एमएलए का एक वोट का वैल्यू आपने निकाल लिया, एक वोट की वैल्यू आपको पता चल गई। अब मान लीजिए किसी राज्य के विधानसभा के अंदर 10 एमएलए हैं, तो आप जो एक वैल्यू आपने निकाली है, मान लीजिए वो 765 है, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कम से कम आपको उस राज्य के टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट की वैल्यू पता चल जाएगी, और उन सभी को आपको क्या करना है, ऐड ऑन करना है। तो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं जहां पर विधानसभा है और उस विधानसभा के अंदर जितने भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है जिनके वोट की वैल्यू आपने निकाली है, एक वोट की वैल्यू निकाली है आपने, तो उस एक वोट की वैल्यू को आप बाकी से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपको उस पर्टिकुलर राज्य के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की वैल्यू पता चल सके, और बाद में आप एक एक करके सबको ऐड ऑन कर देंगे। सपोज करिए यूपी की 10 निकली, दिल्ली की 12 निकली, बिहार की 6 निकली, तो आप क्या करेंगे 10 + 12 + 6 और ऐसे ऐसे करते हुए आप चले जाएंगे, और उसके बाद जो टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी संख्या आपको उसके नीचे रख के डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप एक एमएलए के वोट की वैल्यू भी पता कर सकते हैं और एक एमपी के वोट की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। लेकिन जब एमएलए की वोट की वैल्यू आपको पता करनी होगी तो उसके लिए आपको 1971 के पॉपुलेशन सेंसस को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के आंकड़े आपको दर्शाने होंगे। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स की बात यहाँ पर की जा रही है, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए है उससे आप उसको डिवाइड करेंगे और जो भी रेशियो आएगा उसको आप 1/1000 से आप गुणा कर देंगे। उसी तरह अगर हम एक एमपी के वोट की वैल्यू की बात करें तो जो भी विभिन्न राज्यों से आपको आंकड़े मिले हैं एक एमएलए की वोट की वैल्यू को, उन सभी को आपस में ऐड ऑन करके आपको टोटल
नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो आपको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू पता चल जाएगी। अब जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा क्या है कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया क्या है। क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं ये वो चीज़ें हैं जो कि एसेंशियल हैं, आप इसको सब्सटेंटिव भी कह सकते हैं, यानी कि इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या होती है। ऐसा तो है नहीं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है तो क्या कोई एक ही कैंडिडेट मैदान में उतरेगा, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि रूलिंग पार्टी अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दे, अपोजिशन वाले अपने एक कैंडिडेट को खड़ा कर दें। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होगा, और अगर एक ही को खड़ा होना है तो फिर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का क्या महत्व रह जाएगा। तो इन चीज़ों को अब हमें समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना वो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है, जिसको जनरली हम एक इलेक्टोरल कोटा के नाम से जानते हैं। अगर हम इस इलेक्टोरल कोटा की बात करें तो ये जनरली आपको सिर्फ एक चीज़ कहता है, वो क्या कहता है कि आधे से एक ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड 50% प्लस 1। जो भी व्यक्ति 50% प्लस 1 के आंकड़े को सबसे पहले टच कर लेगा वही भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसको समझने की ज़रूरत है। लेट्स सपोज कि ये रहा एक पीस ऑफ पेपर, यहाँ पर सपोज करिए 1 2 3 4 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव के लिए 4 कैंडिडेट हैं, X Y Z Z1। ये पीस ऑफ पेपर जितने भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जितने भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन सभी को ये सर्कुलेट कर दिया जाता है, उन सभी को ये दे दिया जाता है। अब यहाँ पर 4 हैं, 4 में से चुना तो कोई एक ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हार गया या जिसकी सेकंड पोजीशन आई आपने उसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट दे दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सपोज करिए यहाँ पर ये 4 कैंडिडेट हैं, X Y Z और Z1। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबको ये पर्ची थमा दी गई। अब उनको क्या करना है, दे विल हैव टू मेक देयर प्रेफरेंसेस, वो अपनी वरीयता को डिसाइड करेंगे। सपोज करिए एक ने X को नंबर 1 पे रखा, हो सकता है दूसरे ने X को नंबर 2 पे रखा हो और Y को नंबर 1 पे रखा हो सकता है जो तीसरा MLA है उसने Z को नंबर 1 पे रखा, Y को नंबर 4 पे रखा और X को नंबर 3 पे रखा और Z1 को नंबर 2 पर रखा। तो ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जब क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। 2 तक है तब तक तो चलिए क्लियर है कि भाई वो सिंपल वोटिंग होती है, जिसके पास भी 50% प्लस 1 पहुंच जाएंगे, जाहिर सी बात है ही विल बी डिक्लेयर्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब कभी भी नंबर ऑफ कैंडिडेट 2 से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है उन व्यक्तियों के लिए जो इन पर्चियों को गिनते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से, बिकॉज इट समटाइम्स इंक्लूड a very detailed comprehensive process। तो यहाँ पर जब वोटों की काउंटिंग शुरू होती है, जब जो पर्चियाँ रेस्पेक्टिव MLA और MP को बांटी गई हैं, जब उन्होंने अपने प्रेफरेंसेस को यहाँ पर सेट ऑन कर दिया, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि नंबर 1 पे जो था उसको कितने प्रतिशत वोट मिले, नंबर 2 पे जो था उसको कितने प्रतिशत वोट मिले और नंबर 4 पे जो था उसको कितने प्रतिशत वोट मिले। अब सपोज करिए नंबर 1 वाले को मिले हैं 40% वोट, यानी कि अगर हम एक 100 का आंकड़ा लेकर बैठें कि टोटल MLA और MP सब मिलाकर 100 हैं, तो 100 में से 40 लोग ये चाहते हैं कि नंबर 1 वाला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। वहीं 20 लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो नंबर 2 पर व्यक्ति बैठा है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। 40-20 कितने हो गए, 60 हो गए। आपके पास अभी भी कितने बचे हैं, 40 बचे हैं। अब 40 में से क्या हो गया, नंबर 3 पे जो हैं इसको 30 लोग चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, तो 40 20 60
60, 30, 90, 10 का बचा। और 4 जो चौथे नंबर पे है मिस्टर जेडवन, इनको मात्र 10% लोग ही चाहते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति बने। तो इस प्रक्रिया के तहत जिसके पास सबसे लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और इसकी जो प्रेफरेंशियल वैल्यूज़ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, क्योंकि फर्स्ट पे तो ये खुद था, अब सेकंड और थर्ड और फोर्थ की वैल्यू है उस वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा। एंड द पर्सन हु विल फर्स्टली क्रॉस द लिमिट ऑफ 50+1, यानी कि जिस किसी ने भी आंकड़ा आधे से एक ज़्यादा का अचीव कर लिया, सबसे पहले वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। और ये जो प्रक्रिया है प्रेफरेंस ऑर्डर को डिसाइड करने की या उसको सिलेक्ट करने की, इस प्रक्रिया को फिर यहीं पर कंप्लीट करके ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रक्रिया के तहत आप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना चाह रहे थे, जो एक इलेक्टोरल कोटा है जो आपको ये कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ वैलिड पोस्ट जिनको कि आपने पोल्ड किया है डिवाइड बाई 1+1 कर दीजिए। 1 इसलिए कर दीजिए क्यों? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की एक ही कुर्सी है, एक से ज़्यादा कुर्सी तो है नहीं। और उसके बाद आप +1 कर दीजिए, यानी कि जो कुछ भी आएगा उसमें एक ऐड ऑन करने के बाद जो भी एक से ज़्यादा, यानी कि 50% +1, जिस किसी ने भी ये आंकड़ा सबसे पहले टच कर लिया, दैट पर्सन विल बी डिक्लेयर्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो उस डिस्प्यूट को इंक्वायर करने का और फाइनल डिसीजन देने का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति ने किसी राज्य के अंदर इमरजेंसी लगा दी, विधानसभा पूरी की पूरी हो गई डिसॉल्व, उसी दौरान भारत के अगले राष्ट्रपति का चुनाव होना था। अब उस विधानसभा के अंदर क्योंकि वो डिसॉल्व हो चुकी है, तो दोबारा सिलेक्शन तो अभी वहाँ पे हुए भी नहीं है और ना ही कोई नई विधानसभा चुनकर आई है। तो यहाँ पर उस राज्य के जो विधानसभा के जो लोग हैं उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो वोट को कास्ट कर सकें, क्योंकि द मोमेंट when their respective legislative assembly has been dissolved by the order of the president of India, उनके जो भी वोटिंग के राइट थे वो ऑटोमेटिकली सीज कर लिए जाते हैं। और इस आधार पे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस राज्य की तो विधानसभा थी ही नहीं। अगर होती तो रिजल्ट कुछ और होता, तब ये नहीं बल्कि ये भारत के राष्ट्रपति बनते। तो इस आधार पर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को आप बिल्कुल भी इनवैलिड करार नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि देयर इज अ वैकेंसी जस्ट ड्यू टू द रीजन ऑफ इम्पोजिंग अ प्रेसिडेंट रूल इन एनी लेजिस्लेटिव असेंबली और एनी स्टेट। तीसरी बात कि अगर भारत के राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कोई काम किया है, कुछ समय के बाद उसको भारत के राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा जो किए गए काम थे उन सभी को इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। बिकॉज वी नो दैट वेरी वेल इन अ जनरल सेंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज़ जस्ट लाइक अ नॉमिनल हेड ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट। बिकॉज जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो कहाँ वेस्ट होती हैं? वो होती हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर विच इज़ हेडेड बाय द जनरली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन व्यक्ति होता है, सिंबल किस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है, उसके चुनाव में कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि उसके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, और उस प्रक्रिया को समझने से पहले हमें एक एमएलए और एक एमपी के वोट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तभी तो हमें इस बात का एहसास होगा कि वी आर द पीपल हु आर गोइंग टू elect the president of India in a indirect way। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट किया जाता है। आने वाले लेक्चर्स में हम प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है, कौन उनको ओथ दिलाता है, उनकी जो भी पावर्स हैं उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के अंदर लग रहा है कि कोई चीज़ मैंने नहीं बताई है फिलहाल अभी तक के सेशन को ध्यान में रखते हुए, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपने इन चीज़ों को मिस किया है या ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी। दूसरी बात, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर वो व्यक्ति
जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस तो है, लेकिन उसके पास इतना पर्याप्त साधन नहीं है कि वो मूवमेंट करके कहीं जा सके और ऑफलाइन क्लासेस ले सके। तो आपके सिर्फ एक शेयर करने से हो सकता हो कि इस लेक्चर की ज़रूरत आपको ना हो। बाय डिफ़ॉल्ट आप इस लेक्चर को देखना आपने शुरू कर दिया, लेकिन अगर आप इस लेक्चर को शेयर करते हैं तो ये लेक्चर क्या पता शायद उस व्यक्ति के काम आ जाए जिस व्यक्ति को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत थी कि आखिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, यूनियन के एग्जीक्यूटिव में किन किन लोगों को शामिल किया गया है। ऐसा हो सकता है कि आपका एक सवाल हो कि आपने सबको तो शामिल किया, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को शामिल करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा हो सकता है कि देयर माइट बी अ क्वेश्चन। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।